अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दोनों सिपाही अपनी गाड़ी की तरफ भागे। मैंने गाड़ी उनके पीछे डाल दी। रफ्तार 40 किलोमीटर से ऊपर थी। सिद्धा रंगनी ने चीख मारकर अपना सर नीचे कर लिया। सिपाही सजदा रह गए थे। उन्होंने छलांग लगाई और सड़क की साइड पर जा गिरे, मगर मैंने तो उन्हें कुचलने का फैसला कर रखा था। मैं जानता था कि अगर मैं रुके बगैर वहाँ से निकल गया तो वो अपने जेब में ताक़ुब शुरू कर देंगे, और फिर उनके पास असला भी था। वो हम में से किसी एक को हलाक भी कर सकते थे। हो सकता था कि वो हमारी ही गिरफ्तारी के लिए वहाँ खड़े हों। मैंने गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दिया। टायर 2-3 बार ऊपर को उछले और गाड़ी झटके खाती आगे सड़क पर आ गई। मैंने पलट कर देखा। खंबे की रोशनी में एक सिपाही सड़क पर दौड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरा सिपाही सड़क के किनारे बेहिस्सो हरकत पड़ा था। मैंने तेजी से गाड़ी वापस मोड़ी और पूरी रफ्तार से चलाते हुए सिपाही को पीछे से टक्कर मारी। मेरा अपना सर भी स्टीयरिंग से टकरा गया। माथे से खून बहने लगा। सिपाही उछलकर दूर पुल के जंगले से टकराया और सड़क पर आन गिरा। मेरी गाड़ी ने भी आगे चलने से इनकार कर दिया। उसके रेडिएटर से शों शों की आवाज़ें और धुआं उठने लगा। सीधा जल्दी से बाहर निकलकर पुलिस जीप की तरफ। सीधा रंगनी का सांप भी उसकी गर्दन में आ गया था और मुंह उठाए हैरत से इधर उधर देख रहा था। मैंने संगीन उठाई और सिद्धा को लेकर पुलिस की जीप में घुस गया। दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। जीप स्टार्ट करके उसे भगाना शुरू कर दिया। सिद्धा रंगनी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरे माथे पर पट्टी बांधी। मेरी आंखें सड़क पर दूर तक घूर रही थीं। सड़क सुनसान थी। पुल पीछे रह गया था। मैंने सिद्धा से कहा, हमें कहाँ से जंगल में उतरना है सिद्धा? उसने प्यार से मेरे माथे पर हाथ रख कर कहा, दर्द तो नहीं हो रहा रघु मेरे स्वामी? मैंने झंझला कर कहा, अरे ये बताओ कि जंगल में कहाँ से दाखिल हों? सिद्धा ने सामने और फिर दाएं बाएं जानिब देखा और बोली, बस रघु, वो जो खंबा है वहाँ से एक कच्चा रास्ता जंगल को जाता है। मैंने जीप को एक तरफ रोक दिया। अब उसकी तलाशी ली। इस जीप से हमें एक टार्च, 2 राइफलें, गोलियों का एक डब्बा और एक टिफ़न कैरियर मिला। ये सारी चीज़ें हमने उठा लीं। जीप को वहीं छोड़ा और सड़क से उतरकर रात के अंधेरे में कच्ची सड़क पर से दौड़कर जंगल में दाखिल हो गया। सीधा रंगनी इस जंगल से वाकिफ थी। वो अपने बाप के साथ इस जंगल में कई बार सफ़र कर चुकी थी। रात ढलने लगी थी, मगर जंगल में घटाटूप अंधेरा था। गुजरात की पुलिस के खौफ से हम पिछले पहर के 4 बजे तक चलते रहे। आखिर थक कर एक जगह बैठ गए। दरख्तों की घनी शाखों के ऊपर आसमान से पू फूट रही थी। सिद्धा रंगनी ने मेरे सर को हाथ लगाकर देखा। रघु, दर्द तो नहीं होता रे? उसने पट्टी उतार दी जो खून में तरबतर थी। हाय राम रघु, तेरा तो बड़ा खून बह रहा है। उसने साड़ी का एक और पल्लू फाड़ा और मेरे माथे का खून साफ करके पट्टी बांध दिया। उसके कपड़ों से पहली बार मुझे नारियल की महक गई। मैंने टिफ़िन कैरियर को खोलकर गौर से देखा। उसमें पराठे, अचार और भाजी थी। एक लिफाफे में थोड़ा सा गुड़ भी था। सिद्धा रंगनी खुश होकर बोली, गुड़ मेरा बेटा खाएगा, इसे गुड़ बहुत पसंद है, तुम खाना खाओ। मैंने कहा, कहीं से पानी तलाश करके लाता हूँ। टिफ़िन कैरियर का खाली डब्बा लेकर गांव की तरफ निकल गया। मैं पानी लेकर आया तो वो हस्बे मामूल आलती पालती मारे बैठी थी और उसके सियाफाम चेहरे पर ममता का नूर बरस रहा था। मैं उसके पास बैठ गया, उसे पानी पीने को दिया। फिर मुझे अचानक खजाने के लाल का ख्याल आ गया। सीधा उस लाल का क्या हुआ? सीधा नफरत से होंठ सुखेड़ कर बोली, वो तो साले पुलिस वाले मुझसे ले गए, सरकार को दे दिया होगा या खुद खा गए होंगे, लफंगे कहीं के। फिर आह भर कर कहने लगी, ना तू राजा बना ना मैं रानी, राजमहल का सपना भी पूरा ना हुआ रघु। तुम देख लेना, मैं उन हवालदारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मुझे पकड़कर बंदी खाने में डाल दिया था। धारावार गांव के दरिया तक इस जंगल का सफ़र बड़ा दुश्वार, गुजार और सोबतों से पुर था। हमारे पास एक संगीन, 2 राइफलें और गोलियों का एक डब्बा और एक टार्च थी। खाना हमने कुछ बचा लिया था, जो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन मज़ीद चल सकता था। मैं इस जंगल में पुलिस की 10 बर से महफूज था। यह जंगल इतने घने, पेचीदा और खूंखार दरिंदों से भरे हुए थे कि यहाँ पुलिस तो क्या, फौज का गुजर भी मुश्किल था। मैंने अब यही सोच रखा था कि सीधा रंगनी के गांव पहुंचकर वहां से दरिया के जरिए सूरत की बंदरगाह जाऊंगा और वहां से भारत के मगरबी घाट के समंदर में साहिल के साथ साथ सफ़र करता बम्बई की बंदरगाह के इलाके में किसी जगह पहुंचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब तो बड़ौदा बल्कि गुजरात काठियावाड़ की पुलिस मेरी तलाश में थी और मैं उन्हीं के सूबे में सफ़र कर रहा था। गुजरात पुलिस और सीआईडी के पास मेरा फ़ोटो भी था।
और मेरी उंगलियों के निशान भी थे। मुंबई पहुंचकर भी मुझे बेहद एहतियात से काम लेना होगा और भेष बदल कर शहर में दाखिल होना होगा। मुझे मुकद्दस नक्श के खो जाने का अफसोस था। इस इब्तला में यह नक्श मेरे लिए बड़ा अक्सीर और करामतशाही था। मैं दिल ही दिल में उन बुजुर्ग की रूह से शर्मसार भी था जिन्होंने मुझे यह नक्श मरम्मत फरमाया था। सोचता है कि शायद उन बुजुर्ग की रूह से दोबारा मुलाकात हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। हम जंगल में दिन भर सफ़र करते रहे, किसी जगह आराम करने को भी बैठ जाते। कहीं कोई जंगली लोगों की बनाई हुई पकड़ नडी मिल जाती है, कहीं हमें खुद जंगल में से रास्ता बनाना पड़ता। मेरी दाढ़ी मूछ बढ़ी थी, मैं खुद शिकल से जंगली लगने लगा था। बड़ौदा पुलिस के सिपाहियों का खाना हमने 2 दिन चलाया। टिफ़िन कैरियर का सिर्फ एक डब्बा पानी पीने के लिए रख लिया, बाकी फेंक दिया। पहली रात हमने एक चट्टान की खो में बसर की। दोनों राइफलें मैंने उठा रखी थीं। संगीन को मैंने एक राइफल पर चढ़ा लिया था। सिद्धा रंगनी ने इसरार करके एक राइफल अपने कंधे पर उठा लिया। रास्ते में उसने मुझसे सीख कर 1-2 फायर भी किए, मगर उसका निशाना बेहद कच्चा था। मैं ज़्यादा गोलियां भी ज़ाय नहीं करना चाहता था। खुदा जाने अब यह सिद्धा रंगनी के बेटे शाम की मखसूस भूख का असर था कि दरिंदे दूर दूर से गरजते धड़ते और शोर मचाते थे, मगर हमारे पास कोई न आता था। अगली रात हमने जंगली फूल फल और नारियल वगैरह खाकर गुजारा किया। मुझे यह भी खतरा था कि कहीं हम रास्ते से भटक ना गए हों और चलते चलते वापस बड़ौदा के इलाके में ना पहुंच जाएं। मगर सिद्धा रंगनी को यकीन था कि हम सही सिमत में सफ़र कर रहे हैं। आखिर इस तरह सफ़र करते करते तीसरे रोज़ का सूरज तलु हुआ तो जंगल ख़त्म हो गया। दूर सामने दरिया का पहाड़ नजर आ रहा था। सिद्धा रंगनी ने खुश होकर नाचते हुए कहा, रघु मेरा घर आ गया, वो देखो दरिया, उसके किनारे मेरे माता पिता रहते हैं, वह मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। हम थक कर चूर हो चुके थे। जंगल से निकलकर दरिया के किनारे जब उस मकाम पर पहुंचे जहां धारादार मच्छरों का गाँव होना चाहिए था, तो देखा कि वहां टूटी फूटी जली हुई झोंपड़ियों के आधे जले खपरेल बिखरे पड़े थे। सिद्धा रंगनी के चेहरे का रंग बदल गया। वो हैरत की तस्वीर बनी उन झोंपड़ियों की तबाही का मंजर देखने लगी। रघु ये सब कुछ कैसे हो गया? मैं भी हैरान हो रहा था कि वहाँ एक भी झोंपड़ी सलामत नहीं थी। कई जगहों पर ज़मीन की खुदाई हो चुकी थी। मैंने कहा, सिद्धा, लगता है इधर आग लग गई होगी। सिद्धा रंगनी ने ऊंची आवाज़ में अपने माता पिता और दूसरे रिश्तेदारों का नाम ले लेकर उन्हें पुकारना शुरू किया। दरिया किनारे सिर्फ 2 कश्तियाँ सही हालत में पड़ी थीं, बाकी कश्तियाँ टूटी फूटी थीं, कुछ आधी दरिया में डूबी हुई थीं। सिद्धा की पुकार पर किसी तरफ से कोई आवाज़ न आई। दरिया का यह किनारा दूर तक वीरान था। एक तरफ किनारे से थोड़ा हटकर एक ऊंचा टीला था जिस पर ताड़ और नारियल के दरख्तों का झुंड नजर आ रहा था। सिद्धा रंगनी बेहद परेशान और मुस्तरब थी। उसके माँ बाप का कुछ पता न था। झोंपड़ियों की राख और रात जले खपरेल इधर उधर बिखरे पड़े थे। सिद्धा रंगनी ने भरी हुई आवाज़ में कहा, मेरे माता पिता कहाँ चले गए रघु? मैंने उसे हौसला देने की कोशिश की, मगर वहाँ तबाही का मंजर सामने बिखरा था। उसे कैसे हौसला देता? वह ऊंचे टीले की तरफ दौड़ कर गई। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा कि कहीं ये वैसी लड़की खुदकुशी न कर ले। सिद्धा ने टीले के नीचे खड़े होकर किसी का नाम लेकर जोर से आवाज़ दिया। तीसरी आवाज़ पर टीले के ऊपर झाड़ियों के पीछे एक सियाफाम सफ़ेद बालों वाले बूढ़े मछेरे ने अपना सर बाहर निकाल कर देखा। उसके रुखसारों की हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। सिद्धा ने चीख कर कहा, रीवा दादा, मैं सिद्धा हूँ, यह सब क्या है? मेरे माता पिता कहाँ हैं? गाँव के सब लोग कहाँ हैं? बूढ़ा मछेरा झाड़ियों के पीछे से निकल आया। उसने अपने दोनों सूखे से बाजू फैला दिए और बोला, सिद्धा बेटी, हम बर्बाद हो गए। हम तेजी से टीले पर पहुंचे। यहाँ झाड़ियों के पीछे बूढ़े मछेरे ने नारियल की शाखों को जोड़कर एक छोटी सी झोंपड़ी बना रखी थी। बाहर पत्थरों के चूल्हे पर धुआं खाती कतीली रखी थी। यह बूढ़ा मछेरा सिद्धा का रिश्तेदार था। उसने तबाही की जो दास्तान सुनाई वो ये थी कि वहाँ दरिया किनारे शहर से एक जागीरदार पटेल ने आकर डेरा जमा लिया है। दरिया किनारे की सारी ज़मीन और उससे मुल्हक आधा जंगल उसकी मलकियत है। वो दरिया किनारे जंगल की लकड़ी की कटाई और लकड़ी का एक कारखाना लगाना चाहता है। एक रोज़ वो अपने गुंडों के साथ आया और मछेरों को झोंपड़ियों से निकाल बाहर करके उनकी झोंपड़ियों को मस्मार करने लगा। मछेरों ने मजामत की तो उसके गुंडों ने बंदूकें चलानी शुरू कर दी। उन्होंने गांव के सब आदमी और बच्चों को हलाक कर डाला। बूढ़े मछेरे ने डबडबाई हुई आंखों के साथ बताया, पटेल के गुंडों ने दरिया की तरफ भागते बच्चों और औरतों पर भी गोलियां चलाकर मार डाला, फिर झोंपड़ियों को आग लगा दिया। पटेल एक जगह खड़ा सिगार पीते हुए यह सब कुछ देखता रहा
और अपने गुंडों को शह देता रहा। सिद्धा रंगनी का चेहरा गम से नढाल था। उसने रोते हुए पूछा कि गाँव वालों की लाशें कहाँ गईं। बूढ़े मछेरे ने बताया कि पटेल के हुक्म पर सारी लाशों को जलाकर उनकी राख हड्डियाँ समेत दरिया में बहा दी गईं कि कोई सबूत बाकी न रहे। मैं किसी तरह बचता बचाता इस टीले पर आकर छुप गया। मेरी बच्ची है। मैंने अपने बच्चों अपनी बच्चियों को पटेल के गुंडों की गोलियों से तड़प तड़प कर मरते देखा, पर मैं बूढ़ा हूँ, कुछ न कर सका। बूढ़ा मछेरा आंखों पर हाथ रखकर ज़ारों कतार रोने लगा। सिद्धा रंगनी ने सर झुका रखा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। इस गम में मैं भी बराबर का शरीक था। इन लोगों के साथ ऐसा भयानक जुल्म किया गया था जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल थी। गुजरात काठियावाड़ के पटेलों के बारे में मैंने सुन रखा था कि वो पुलिस की सरपरस्ती में मनमानी करते हैं और अपने मज़ारे पर जुल्म ढाते हैं। और ये जगह तो शहर से कोसों दूर थी। यहाँ उसे पूछने वाला कौन था? इस शर्मनाक हादसे की इतला हम पुलिस को भी नहीं कर सकते थे। शहर जाकर पुलिस को इतला करने जाते तो खुद पकड़े जाते। मैं सिद्धा रंगनी को दिलासा देने की नाकाम कोशिश करता रहा। हम झोंपड़ी के आगे ज़मीन पर बैठे थे। बूढ़े मछेरे ने धोती के मेले पल्लू से आंसू पोंछ कर कहा, बेटी सिद्धा, भगवान की यही इच्छा थी, हम क्या कर सकते हैं, गरीब लोग हैं। फिर उसने सिद्धा से पूछा कि उसका खामन साथ क्यों नहीं आया। मेरी तरफ देखकर पूछा कि यह पुरुष कौन है। सिद्धा रंगनी ने बूढ़े मछेरे को बताया कि उसके खामन का देहांत हो गया है। खामन के भाई बंद उसे मुर्दे के साथ उसे चिता पर जलाने लगे थे कि इस तामुल नौजवान रघु ने उसकी जान बची। अब वो अपने माता पिता के घर आई थी कि आगे ये तबाही देखी। सिद्धा का सांप बेटा उसकी साड़ी से निकलकर उसके बाजू से उतरने लगा तो बूढ़े मछेरे ने किसी कदर चौंक कर सांप के बारे में पूछा, यह तुम्हारे साथ है बेटी? यह मेरा बेटा है दादा। इतना कहकर सिद्धा रंगनी ने सांप को गर्दन से पकड़कर उसका मुंह उठाकर अपनी तरफ किया और रिंधी हुई मगर गुस्सैली आवाज़ में बोली, नाग मेरे माता पिता का बदला लोगे? बोलो, जवाब दो। बदला लोगे अपनी माँ पर किए गए जुल्म का? बूढ़े मछेरे ने हाथ बांध कर कहा, सिद्धा बेटी, ऐसा कभी सोचना भी नहीं। पटेल के गुंडों के 5 बंदूकें हैं। सिद्धा रंगनी ने राइफल उठाकर उसका दस्ता जमीन पर मारते हुए गुस्से में कहा, हमारे पास भी बंदूक है दादा। हम अपने माता पिता भाई बंधुओं कुल कबीले के खून का बदला लूँगे, ज़रूर बदला लूँगे। सिद्धा रंगनी के नथनों से एक बार फिर फुंकारें निकलने लगी। बूढ़ा मचेरा झोंपड़े में आ गया और नारियल की टोकरी में रखी हुई कच्ची छली ले आया। तुमको भूख लगी होगी, ये भून कर खा लो। बस मुँह अंधेरे दरिया पर जाकर कुछ मछलियाँ पकड़ लाता हूँ और सारा दिन यहीं दबका बैठा रहता हूँ। पटेल के आदमी दोपहर को यहाँ का चक्कर लगाने आते हैं। सिद्धा रंगनी ने सर उठाकर उस जमीन की तरफ देखा जहाँ उसके माता पिता को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। उस वक्त मुझे ऐसे लगा जैसे सिद्धा रंगनी ने अपना फन खोल रखा हो। मेरी तरफ देखकर बोली, रघु, मुझे बंदूक चलानी आ गई है ना? हाँ सिद्धा, पर तुझे बंदूक चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं जो तेरे साथ हूँ। मेरी इस बात पर सिद्धा रंगनी ने कोई जवाब न दिया। अपनी जगह से उठी, झोंपड़ी के दरवाजे पर पड़े मिट्टी के घड़े में से पानी नारियल के कटोरे में डालकर पिया। फिर मुझे पीने को दिया और आग जलाकर खामोशी से मछली भूनने लगी। मिट्टी के एक मटके में ज्वार का आटा पड़ा था। बूढ़े ने पत्थर को रगड़कर आग जलाई। सिद्धा ने मछली बनाई, रोटी पकाई। वो खामोश थी, उसके चेहरे पर एक सुकून सा था। मैं जानता था कि वो क्या सोच रही है। वो पटेल और उसके गुंडों से अपने लोगों के खून का फैसला कर चुकी थी। हमने मिलकर थोड़ी बहुत रोई मछली खाई। मैं सख्त थक गया था। मैं वहीं घास पर लेट गया। मैं सोच रहा था कि अब सिद्धा रंगनी का क्या बनेगा। जाहिर है मैं उसे साथ नहीं रख सकता था। यही हो सकता था कि मैं उसे बूढ़े मछेरे के हवाले करके खुद कश्ती में बैठकर जुनूब की तरफ निकल जाऊं, क्योंकि जुनूब की जानब बम्बई की बंदरगाह थी। मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी थी कि कुछ आदमियों के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक कर उठ बैठा। सिद्धा रंगनी भी झाड़ियों के ऊपर से टीले के दूसरी जानब देखने लगी। मैं उसके करीब आ गया। इतने में झोंपड़ी से बूढ़ा मछेरा भी निकल आया। वो भी झाड़ियों के पास बैठकर नीचे तकने लगा। नीचे टीले के करीब से 3 आदमी गुजर रहे थे। उनके कांधों से बंदूकें लटकी थीं। वो एक जगह खुदी हुई ज़मीन में रुक गए। एक आदमी ने जेब से फीता निकाला और ज़रा परे जाकर ज़मीन की पैमाइश करने लगा। उनकी बातों की आवाज़ें हम तक पहुंच रही थीं। वो गुजराती ज़बान में बात कर रहे थे जिसको मैं अभी पूरी तरह नहीं समझ सकता था। बूढ़े मछेरे ने कपकपाती आवाज़ में कहा, ये पटेल के गुंडे हैं, इन्होंने ही हमारी झोंपड़ियों को आग लगाई थी, मेरे बच्चों पर गोलियां चलाई थीं। बूढ़े की आवाज़ भर रही है,
मुझे तेज़ फुंकार सुनाई दी। मैं उसे सांप की फुकार समझा, मगर यह सिद्धा रंगनी की फुकार थी। वसीले इंतकाम अंगेज और वैशी फुंकार। सिद्धा ने राइफल पर हाथ रखा तो मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और तामुल जबान में कहा, पीछे इनके और साथी भी होंगे, गोली की आवाज़ सुनकर वो भी आ जाएंगे। सिद्धा रंगनी ने मेरा हाथ झटक कर गुस्सेली सरगोशी में कहा, मेरे माता पिता का खून किया है इन्होंने, तेरे माता पिता का नहीं, मेरे सगे मरे हैं इन्होंने, तुम चुप के बैठे रहो। मैंने सिद्धा को गलत मशवरा नहीं दिया था। इस जंगल में राइफल का धमाका दूर दूर तक सुना जा सकता था। ज़ाहिर है गुंडों की तरफ से भी हम पर फायरिंग होगी। हम एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुंडों को मार सकते थे, वो भी अगर सिद्धा का निशाना लगा। फायरिंग की आवाज़ सुनकर पटेल के डेरे से दूसरे गुंडों का पहुंचना यकीनी था, और खुदा जाने उनके पास कितना असलहा हो। मगर सिद्धा रंगनी पर इंतकाम का भूत सवार था। वो नागन की तरफ फुंकार रही थी। बूढ़े मछेरे ने भी सिद्धा को गोली चलाने से रोका, मगर सिद्धा रंगनी फायर दाग चुकी थी। 303 की राइफल के धमाके से सारा जंगल गूंज उठा। दरख्तों पर से परिंदे फड़फड़ाते शोर मचाते उड़ गए। सिद्धा रंगनी का निशाना चूक गया था। तीनों गुंडे घबरा कर एक तरफ दौड़े। इसके साथ ही 303 का एक और धमाका हुआ और एक गुंडा दौड़ते हुए उछला और कलाबाजी खाकर मुंह के बल गिर पड़ा। यह मेरी राइफल का धमाका था। दोनों गुंडे खुदी हुई मिट्टी की ढेरियों के पीछे लेट गए। वहाँ कोई दरख्त नहीं था। जंगल कुछ फासले पर शुरू होता था। गुंडों ने भी टीले की तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। मैंने सिद्धा को नीचे खींच लिया और बूढ़े को भी ज़मीन पर लेट जाने को कहा। फिर अपनी राइफल से नीचे एक ढेरी का निशाना बांधकर फायर किया तो चीख की आवाज़ बुलंद हुई और एक और गुंडा वासले जहन्नम हो गया। इसके साथ ही तीसरा गुंडा उठकर जंगल की तरफ भागा। यह मेरे लिए बड़ा आसान निशाना था। मेरी राइफल से तीसरी गोली निकली। धमाके से जंगल एक बार फिर गूंज उठा और तीसरा गुंडा भी अपनी जगह से 2 फुट उछला और ज़मीन पर गिर गया। 303 की गोलियों ने उसके परखच्चे उड़ा दिए थे। सिद्धा रंगनी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, रघु मेरे रघु, तुमने मेरे माता पिता की आत्मा को शांत कर दिया, मुझे शांत कर दिया। बूढ़ा घबरा कर झोंपड़ी की तरफ दौड़ा और बोला, अब यहाँ से निकल चलो, पटेल के गुंडे आते ही होंगे, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो झोंपड़े से अपना थैला गले में डालकर नीचे को दौड़ने ही वाला था कि मैंने उसे पीछे खींच लिया और तामुल जबान में कहा, खबरदार झोंपड़ी में जाकर बैठो, हम मुकाबला करेंगे। सिद्धा रंगनी भी बूढ़े को डांट कर झोंपड़ी में ले गई और उसे सख्ती से हिदायत की कि वो झोंपड़ी में लेटा रहे और बाहर ना निकले। मैंने सिद्धा को तेजी से राइफल को रिलोड करना बताया और कहा कि भगवान के लिए निशाने की सीध में नाली रखो, हमारे पास गोलियां कम हैं। मैंने जल्दी जल्दी एक छोटा सा नामुकम्मल मोर्चा बना दिया। हमारे एक तरफ दरिया था। हमने राइफलों के चैम्बर गोलियों से भरना शुरू कर दिए और सेफ्टी केज खींच लिए। हमारी निगाहें दरिया किनारे उस तरफ लगी थीं जिधर से गुंडों को चल कर आते देखा था। दिन का पहला पहर था। धूप चारों तरफ फैली हुई थी। हमें दूर दरिया किनारे के नारियल के दरख्तों के टेढ़े मेढ़े तने नजर आ रहे थे। फिर अचानक हवाई फायर हुआ। जंगल के बाकी मादा परिंदे भी शाखों से उड़ गए। सीधा होशियार गुंडे आ रहे हैं। यह फायर गुंडों की तरफ से किया गया था। वो जंगल में फायरिंग के धमाके सुनकर पटेल के डेरे से मुसल्ला होकर अपने साथियों की खबर लेने आए थे। वो अपने साथियों को पुकार रहे थे। उनकी तादाद 7 थी। उनमें से 4 के पास बंदूकें थीं और 3 आदमियों ने हाथों में छुरे पकड़े हुए थे। वो हमारे टीले की तरफ ही आ रहे थे। वो ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहे थे, अरे रामदीत, अरे डीनो, कहाँ मर गए तुम। उन्हें नहीं मालूम था कि जिनको वो आवाज़ें दे रहे हैं वो वाकई जहन्नम रसीद हो चुके हैं। सिद्धा रंगनी मेरे कंधे से कंधा मिलाए बैठी थी। मैंने सिद्धा से कहा, जब तक मैं गोली न चलाऊं तुम मत चलाना। एक आदमी को अपनी बंदूक की नाल की सीध में लेना और घोड़ा दबा देना। सिद्धा रंगनी ने पुकार कर ऐसी सांस निकाल कर एक एक लफ्ज़ को चबाते हुए कहा, बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। मुझे उसकी तरफ से खतरा ही था कि जाने कब और किस वक्त गोली दाग दे। मैं चाहता था कि गुंडे और ज़्यादा करीब आ जाए और कम से कम 3 बंदूक वाले गुंडे ज़रूर मेरी रेंज में हों। गुंडों ने जब देखा कि उनके साथी कोई जवाब नहीं दे रहे तो वो बिखर गया और झुककर टीले की तरफ बढ़ने लगे। अब वो बड़े मोहतात हो गए थे। सिर्फ इशारों से एक दूसरे को आगे बढ़ने का कह रहे थे। मैंने एक बार फिर सिद्धा रंगनी को ताकीद की कि वह मुझसे पहले गोली न चलाए। गुंडों का रुख अब टीलों से कुछ हटकर उस जमीन की तरफ हो गया था जहाँ मिट्टी खुदी हुई थी। ये बात उनके इल्म में थी कि उनके साथी जमीन की पैमाइश करने आए थे। अचानक एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, डीनों की लाश पड़ी है रे।
उन्होंने अलग अलग रहकर आगे बढ़ने की जो स्कीम बनाई थी वो इस आवाज़ के सुनते ही चौपट हो गई। वो अपने साथी की लाश की तरफ दौड़े और गैर इरादी तौर पर एक जगह इकट्ठे हो गए। बस यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतज़ार था। मैंने राइफल से निशाना बांधा और घोड़ा दबा दिया। धाई की आवाज़ से जंगल लरज गया। साथ ही भयानक चीख के साथ एक कुंडा गिर गया। मेरी गोली एक बदमाश के पहलू को चीरती हुई दूसरे पहलू से गुजर गई थी। दूसरा धमाका हुआ। यह सिद्धा रंगनी के फायर का धमाका था, मगर उसका फायर खाली गया। मैंने ऊपर तले 3 फायर झोंक दिए, मगर अब गुंडे इधर उधर बिखर गए थे। वो खौफजदा गीदड़ों की तरह भाग कर इधर उधर छुप गए। एक जगह कटे हुए दरख्तों के तने पड़े थे। वह उनकी ओट में लेटकर हमारे टीले की तरफ फायर करने लगे। उन्हें मालूम हो गया था कि फायर टीले की तरफ से उन पर आ रहा है। मेरे लिए अब मुश्किल पैदा हो गई थी। टारगेट दरख्तों के तनों के पीछे था। मैंने सीधा कहा हाथ रोक दिया, अभी फायर न करना, हमारे पास गोलियां कम हैं। सीधा रंगने रुक गई। मैं गुंडों की कमर से लटकती कारतूसों की पेटियां देख चुका था। सीधा रंगने के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोके रखा। दूसरी तरफ से 2-4 फायर हुए। कारतूसों के छर्रे हमारे ऊपर नारियल के दरख्तों की शाखों को चीरते हुए तड़तड़ाता निकल गया। मैंने फायर रोक दिया था। कुछ शायतों बाद गुंडों की तरफ से भी गोलियां चलना बंद हो गईं। मेरा ख्याल था कि पटेल के डेरे की जानब से गोलियों की आवाज़ सुनकर शायद मजीद बदमाशों की कुमक आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। महसूस हुआ कि पटेल के पास गुंडों की इतनी ही नफरी थी, या फिर अगर पीछे 2-4 गुंडे थे तो उन्हें पटेल ने अपनी हिफाजत के लिए रख लिया था। चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। यह खामोशी फायरिंग के धमाकों से ज़्यादा हिसाब शकन थी। सीधा रंगने से सब्र नहीं हो रहा था। वो बार बार राइफल को आगे करती। मैंने हाथ जोड़कर उससे इल्तजा की कि वह गोली न चले। उसने राइफल एक तरफ रख दिया और अपने गर्दन से अपने सांप बेटे को उतार कर उसे कहा, नाग जा, अपनी माँ के दुश्मनों को डस कर आना। मैंने जल्दी से कहा, सीधा उनके पास बंदूकें हैं, वो तेरे सांप को मार डालेंगे। मगर इस दौरान सीधा रंगनी का सांप उसके हाथ से निकलकर फुंकारता हुआ बिजली किसी तेजी के साथ टीले की नशेबी झड़ियों में गुम हो चुका था। सीधा गर्दन उठाकर बोली, मेरा बेटा मेरी तरह जहरीला भी है और चालाक भी है। वो अपना बचाव करना जानता है। सांप को झाड़ियों में दाखिल हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हमारे पीछे आहट सी हुई। मैंने पलट कर देखा तो बूढ़ा मचेरा झोंपड़ी से निकल आया और चीख चीख कर बाजू हिलाते हुए बोल रहा था, गोली मारो, मेरे बच्चे मर गए, मुझे भी गोली मार दो। वो थाने मार मार कर रोने लगा। सीधा चिल्लाई, देवा दादा कुटिया में जाओ। धई की आवाज़ गूंजी और बूढ़े मछेरे का सीना खून से रंगीन हो गया। वो गुंडों की रेंज में था। बूढ़ा मछेरा आगे को गिर पड़ा। मैंने धड़ाधड़ 2 फायर किए, मगर गुंडे कटे हुए तनों की ओट में थे। सीधा ने लपेट कर बूढ़े को उठाया। बूढ़े के सीने से रहसा खून उबल रहा था। उसकी गर्दन ढलक चुकी थी। सीधा रंगनी ने उसे वहीं डाल दिया। बूढ़ा मर चुका था। वो गजबनाक होकर मेरे पास आई और आते ही उसने अंधाधुंध 2 गोलियां चला दी। मैंने राइफल सीधा के हाथ से छीन ली।